Assalamualaikum students, I hope all of you would be safe at your places. ओके बच्चे, आज हमने लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करना है, दैट इज़ एंजाइम इनहिबिटर। जैसे कि आप जानते हैं हम एंजाइम को डिस्कस कर रहे थे और एंजाइम के ऊपर हमने अपने बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो लगा दिए हैं। और इसकी बेसिक रीज़न यही है कि जो एंजाइम्स हैं वो हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसीलिए मैंने जो है वो इनके एंजाइम के तमाम तक जितने भी जो इसमें इनके एस्पेक्ट्स होते हैं उनको एक एक लेक्चर में स्टडी किया है, ताकि आपको इनको जो है वो सही तरह समझ आ जाए। तो बच्चे, आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज़ दी एंजाइम इनहिबिटर्स। इनहिबिटर क्या होता है? इनहिबिटर कोई भी एक ऐसी चीज़, एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, कोई ऐसा कंपाउंड होता है जो आप कह सकते हो कि किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी केमिकल के स्ट्रक्चर को, किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी तरह जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं ये एंजाइम के साथ मिलते हैं, एंजाइम के स्ट्रक्चर को इस तरह से ख़राब कर देते हैं कि एंजाइम या तो अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर सकता, अगर बाइंड कर भी जाएगा तो उसको प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकता। तो बच्चे, जिस तरह आपको पता है कि हर चीज़ का किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जैसे एक्टिवेटर्स होते हैं वैसे इनहिबिटर्स भी होते हैं। जैसे कोफैक्टर था, वो एंजाइम के रिएक्शन को इन्हेंस करवा रहा था, वैसे ही जो इनहिबिटर है वो एंजाइम के रिएक्शन को आप कह लो कि डिक्लाइन करवा देगा, उसको कम करवा देता है। तो ये बेसिकली चेक एंड बैलेंस के लिए भी होते हैं, या फिर इनके जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं कि ये एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, जब ये एंजाइम के साथ मिल जाते हैं तो एंजाइम को उसका जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उस वो कैरी आउट करने में प्रॉब्लम कॉज करते हैं। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में। क्या ये कहता है? एन एंजाइम इनहिबिटर इज़ अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू एन एंजाइम एंड डिक्रीज इट्स एक्टिविटी। एन एंजाइम इनहिबिटर जो होता है, इट्स अ मॉलिक्यूल जो कि किसी भी एंजाइम के साथ जाकर बाइंड करता है, देन उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करवा देता है, कम करवा देता है। By binding the enzyme's active site, inhibitors reduce the compatibility of the substrate and enzyme। कहते हैं कि जब कोई भी एंजाइम की एक्टिव साइट पर कोई इनहिबिटर आके लग जाता है तो इस तरह से वो क्या करता है, वो वहाँ पर वो बेसिकली सबस्ट्रेट की और एंजाइम की जो एक्टिव साइट की कंपैटिबिलिटी होती है उसको कम करवा देता है, उसको रिड्यूस करवाता है। कंपैटिबिलिटी क्या होती है? आप कह सकते हो कि मैचिंग होती है। मतलब कि आपको पता है एक्टिव साइट होती है, उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह सबस्ट्रेट जो होता है उसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, वो आकर जो है वो बिल्कुल फिट हो जाता है किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर। और आप ये भी जानते हैं कि हर एंजाइम के जो सबस्ट्रेट होते हैं वो ऑलमोस्ट स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो एंजाइम लिपिड्स के डाइजेशन के लिए है वो कभी भी बाकी प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इनकी एक्टिव साइट जो होती हैं वो प्रोटीन्स को या फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स को रिकग्नाइज़ ही नहीं करेंगी। तो जब इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा तो वो जगह जहाँ पर सबस्ट्रेट ने बाइंड करना था, या तो वो बाइंड करने के लिए जगह खाली ही नहीं बचेगी, या फिर अगर जगह खाली बची भी है तो इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं रहेगी, इनकी मैचिंग नहीं रहेगी। एंड इट लेड्स टूवर्ड द इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन। मतलब कि नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, एक एंजाइम होता है, वो सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन इन इनहिबिटर्स के केस में क्या होगा, ये इनहिबिटर जाएंगे एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाएंगे, तो एक्टिव साइट के ऊपर अब आकर सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकेगा। तो जब सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। प्रिवेंटिंग द कैटलाइजेशन ऑफ अ रिएक्शन एंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन। तो कहता है जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा तो ओवरऑल जो एक कैटलाइजेशन होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन की वो डिक्रीज़ हो जाती है, और इस तरह से जो प्रोडक्ट हैं वो नहीं बनेंगे। ओके बच्चे, हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम नाउ। ये एक एंजाइम है और इसका ये सबस्ट्रेट है, ठीक हो गया, लेकिन साथ में इनहिबिटर है। अब वो पॉइंट जहाँ पर सबस्ट्रेट ने लगना था, अगर ये नॉर्मल प्रोसेस होता तो इस एंजाइम के ऊपर ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर अटैच हुआ है, बेसिकली यहाँ पर इस येलो स्ट्रक्चर नहीं अटैच होना था, तो सबस्ट्रेट अटैच होना था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना था और रिएक्शन हो जाना था। लेकिन इस केस में क्या हुआ, सबस्ट्रेट की जगह पर आके कोई और चीज़ अटैच होगी, दैट इज़ इनहिबिटर। इनहिबिटर का तो काम ही रिएक्शन को इनहिबिट करना है, तो इनहिबिटर जब अटैच हो जाएगा तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, और इस तरह से जो है वो क्या हो जाएगा, जो केमिकल रिएक्शन वो नहीं होगा। उसके बाद कहता है कि इट कैन बी सेड दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम इनहिबिटर इंक्रीजेज, द रेट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेज। सिंपल सी बात है कि जो
रेट ऑफ, या आप कह सकते हो कि जो कॉन्सेंट्रेशन होती है इनहिबिटर्स की, बेसिकली दैट इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इनवर्सली रिलेटेड होना क्या होता है कि जब एक चीज़ बढ़ रही होती है तो दूसरी चीज़ कम हो रही होती है। तो इसी तरह बच्चे, जब वो कहता है कि जब नंबर ऑफ़ इनहिबिटर्स इंक्रीज़ करेंगे, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर्स इंक्रीज़ करेगी, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आप इसी एग्जांपल को दोबारा से लें, इस डायग्राम को दोबारा से दें, तो इसमें वो कहता है कि आपके पास पहले जो है वो 2 एंजाइम थे, बट इनहिबिटर एक था। इनहिबिटर एक एंजाइम के साथ तो मिल गया, लेकिन दूसरे एंजाइम ने स्टिल प्रोडक्ट बना दिया। प्रोडक्ट बन रहा है ना, लेकिन आपके पास 2 एंजाइम थे, जब इनहिबिटर्स भी 2 हो जाएंगे तो वो दोनों एंजाइम्स को कवर अप कर लेंगे, दोनों एंजाइम के साथ जाकर अटैच हो जाएंगे। जब ये दोनों एंजाइम के साथ अटैच होंगे तो फिर तो कोई भी एंजाइम अवेलेबल नहीं होगा नॉर्मल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो भाई रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनहिबिटर की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनहिबिटर, दैट इज़ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स एंड इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? आपके माइंड में होगा कि वो रिएक्शन जो बैक डायरेक्शन में मूव कर जाए वो होता है रिवर्सिबल इनहिबिटर। वो रिएक्शन जिसमें जो पहले जो रिएक्टेंट्स थे उन्होंने आपस में रिएक्ट किया, वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए, फिर क्या होगा कि वो प्रोडक्ट की ब्रेक डाउन होकर दोबारा से वो रिएक्टेंट में चेंज हो सकेगा, दैट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसी तरह से अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। बेसिकली जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं, ये वो इनहिबिटर्स की टाइप है जो कि जब एंजाइम के साथ लग जाते हैं, तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई इनके ट्रीटमेंट के लिए, इसको क्योर करने के लिए कोई अगर आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो ये इनहिबिटर्स उतर भी सकते हैं। अगर ये एंजाइम के साथ अटैच हुए हैं तो ये डिटैच भी कर सकते हैं। तो डिटैच कौन सी चीज़ करती है? ऑब्वियसली वो चीज़ जो कि वीक केमिकल यूनियन के साथ अटैच होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो इनहिबिटर्स होते हैं ये एंजाइम के साथ अटैच होते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं बनाए हुए होते, बल्कि ये सिंपल बॉन्ड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इनकी अटैचमेंट ईजी हो जाती है। तो उसकी वजह से अटैचमेंट भी ईजी होती है। लेकिन अगर इनको कोई ऐसी टेक्निक यूज़ की जाए जिससे जो है वो आप किसी भी इनहिबिटर को एंजाइम से निकाल सकते हैं, तो इनकी डिटैचमेंट भी ईजी हो जाती है। तो ये डिटैचमेंट ईजिली इनकी जो है वो हो जाती है। आप कह सकते हो कि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स आर दोज इनहिबिटर्स विच बाइंड टू एंजाइम बाय द वीक केमिकल यूनियन एंड देन दे सेपरेट हो जाते हैं थोड़े से टाइम के बाद। तो हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अटैचेस टू द एंजाइम विद नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन सच एज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस एंड द आयोनिक बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स हों, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस हों या फिर आयोनिक बॉन्ड्स हों, ये तीनों ही जो है ये वीक केमिकल यूनियन होती हैं। इनको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा सारी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो लेकिन फिर भी क्या होता है बच्चों कि जब आपको पता है ना कि जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपस में मिलती हैं तो वो स्ट्रांग हो जाती है, तिनका तिनका करके जो है वो एक नेस्ट जो है वो बनी जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब ज़्यादा सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बेशक एक वीक है, लेकिन जब ये ज़्यादा सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपस में मिलेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग केमिकल यूनियन जो है वो बन जाएगी। तो लेकिन फिर भी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि जिसको आप तोड़ ना सकें। In contrast to the substrate and irreversible inhibitors, reversible inhibitors generally do not undergo chemical reactions when bound to the enzyme and can be easily removed by the dilution or by the dialysis। कहते हैं कि ये जो होते हैं ना रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, ये बेसिकली जब किसी भी सबस्ट्रेट के साथ किसी भी एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाते हैं, तो अब क्योंकि वो एंजाइम जो है वो अब रिएक्शन तो करेगा नहीं, तो इसलिए कहता है प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है वो नहीं जाते। आप इनको रिमूव करवा सकते हैं। आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें, आप एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें, आप डाइल्यूशन करवा दें या फिर आप डायलाइसिस करवा लें। इन प्रोसेस से जो है वो आप रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को रिमूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो बच्चे इसकी बेसिकली 4 टाइप्स हैं: competitive inhibitors, uncompetitive inhibitors, non-competitive inhibitors, and then comes the mixed inhibitors. First we will talk about competitive inhibitors. बच्चे competitive inhibitors वो होते हैं जिनकी जो शेप होती है ना वो बिल्कुल आपके एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ मिलती जुलती है। क्योंकि इनकी शेप एक दूसरे के साथ मिलती है तो ये आपस में कम्पीट करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं। कंपैटिटिव इनहिबिटर्स भी जो है वो जाकर अटैच होते हैं एंजाइम की एक्टिव साइड के ऊपर, जो सबस्ट्रेट भी एक्टिव साइड के ऊपर अटैच होता है। 2 चीज़ें हैं, दोनों की मंजिल एक है, तो वो दोनों आपस में कम्पीट करते हैं, आपस में मुकाबला करते हैं। जो जीत जाएगा वो जाकर अटैच हो जाएगा। तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं।
तो सबस्ट्रेट की जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो जो इनहिबिटर्स अवेलेबल थे उनके साथ कम्पीट करेंगे, लेकिन फिर कुछ सबस्ट्रेट अवेलेबल होंगे वो जाकर एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाएंगे। तो इन competitive inhibitors the substrate and the inhibitors can not bind to the enzyme at the same time। उसके अलावा कहते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट एक ही वक्त पर तो एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं हो सकते, इसलिए द यूजली रिजल्ट फ्रॉम द इनहिबिटर्स हैविंग एन एफिनिटी फॉर द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट आल्सो बाइंड्स। तो बेसिकली जो कंपेटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं उनके पास ये एफिनिटी होती है, उनके पास ये काबिलियत होती है, ये अहलियत होती है कि वो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हो सकते हैं, बिल्कुल उसी एक्टिव साइट के ऊपर जहाँ पर किसी सबस्ट्रेट ने बाइंड होना होता है। सबस्ट्रेट इनहिबिटर कम्पीट्स फॉर द एक्सेस टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट। तो वो कहते हैं वो आपस में कम्पीट करते हैं अपने एंजाइम की एक्टिव साइट को हासिल करने के लिए। दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय सफिशेंटली हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। तो इसको आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं? सिंपली बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ओके बच्चे, नेक्स्ट कम्स द अनकम्पैटिटिव इनहिबिटर्स। अनकम्पैटिटिव इनहिबिटर्स वो इनहिबिटर्स होते हैं जो कि सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ये बाइंड जब एक सबस्ट्रेट जाता है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाता है, फिर उसके बाद ये जो अनकम्पैटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये एंजाइम के अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने के बाद जब एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है देन ये जाकर उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अटैच होते हैं। तो सिंपली आप कह सकते हो कि कंपेटिटिव में एक कंपटीशन था, अनकम्पैटिटिव में कोई कंपटीशन मौजूद नहीं है बिटवीन द इनहिबिटर्स एंड बिटवीन द सबस्ट्रेट। नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स, इसमें भी कोई कंपटीशन नहीं है, ये भी कम्पीट नहीं करते सबस्ट्रेट के साथ। बेसिकली बच्चों इसका कॉन्सेप्ट आप यूँ ले सकते हैं कि ये जो होते हैं ना नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स, ये बाइंड ही नहीं करते एक्टिव साइट के साथ। तो जब इनकी मंजिल ही एक्टिव साइट नहीं है तो फिर तो सबस्ट्रेट को इनसे कोई इशू नहीं है। तो क्या होता है कि ये एक्टिव साइट के अलावा किसी और चीज़ के ऊपर जाकर अटैच हो जाएंगे। जब ये एक्टिव साइट के अलावा किसी भी और एंजाइम के स्ट्रक्चर में किसी भी पॉइंट पर और पर अटैच हो जाएंगे तो एज अ रिज़ल्ट ये एंजाइम की एक्टिव साइट को जो है वो आप कहते हो उसके स्ट्रक्चर को ख़राब कर देते हैं। जब ये उसके स्ट्रक्चर को ख़राब करते हैं तो सबस्ट्रेट जो होता है वो अपनी एक्टिव साइट के ऊपर अटैच नहीं होता, एज अ रिज़ल्ट प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं होता, आप कह लो स्टार्ट नहीं होता और प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनता। तो बेसिकली ये जो नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये कंपैटिटिव की तरह कम्पीट नहीं करते, बल्कि ये एक्टिव साइट के ऊपर नहीं अटैच होते, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ किसी भी पॉइंट पर अटैच हो जाते हैं। तो इन नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन द बाइंडिंग ऑफ द इनहिबिटर टू द एंजाइम रिड्यूसेस इट्स एक्टिविटी बट डज नॉट अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट। कहते हैं कि ये एंजाइम की एक्टिविटी को तो रिड्यूस कर जाता है, लेकिन ये सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को, सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट के साथ बाइंडिंग को इफेक्ट नहीं करता। As a result, the extent of the inhibition depends only upon the concentration of the inhibitor. V maximum will decrease due to the inability for the reaction to proceed as efficiently. उसके बाद वो कहता है कि जो एक्सटेंट होता है इनहिबिशन का वो बेसिकली इनहिबिटर्स की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जितनी इनहिबिटर्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही जो है वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड का जो रेट होगा वो कम हो जाएगा। तो वी मैक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिससे जो है वो कोई भी केमिकल रिएक्शन अपनी मैक्सिमम स्पीड के ऊपर प्रोसीड कर रहा होता है। तो नॉन कंपेटिटिव में फिर क्या होगा कि वी मैक्सिमम जो होगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी। बच्चे इसमें जो डायग्राम ए है दैट इज़ अ कंपेटिटिव इनहिबिशन। दोनों जो थे वो सबस्ट्रेट इनहिबिटर्स, इनकी वो अटैचमेंट की जगह जिनके साथ ये एक्टिव साइट के साथ अटैच होते हैं जिसकी मदद से वो सेम है। जैसे सबस्ट्रेट की देख लें या इनहिबिटर की देख लें, इनका वो लोअर पोर्शन जिससे इन्होंने एक्टिव साइट के साथ अटैच होना होता है वो सेम है तो ईजिली अटैच हो जाएगा। तो सबस्ट्रेट की जगह पर इनहिबिटर आकर अटैच होगा, एज अ रिज़ल्ट जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम के साथ अटैच नहीं हो सकेगा और रिएक्शन नहीं होगा। देन वी विल टॉक अबाउट नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन। इसमें अब आप देख सकते हैं कि जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट के ऊपर अटैच नहीं हुआ, बल्कि वो किसी और पॉइंट पर जाकर जो है वो अटैच हो गया है, जिसकी वजह से इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसमें आप कह लो कि उसके जो शेप है वो उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है। तो इस शेप में चेंज आने की वजह से अब ये जो सबस्ट्रेट है इस एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं हो सकता। अब क्योंकि ये एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं होगा तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा। ओके बच्चे, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द मिक्स्ड इनहिबिटर्स। मिक्स्ड इनहिबिशन में क्या होता है कि जो इनहिबिटर्स होते हैं ना ये बेसिकली एंजाइम के साथ अटैच हो रहे होते हैं बिल्कुल उस वक्त जब सबस्ट्रेट अटैच होता है।
तो आप कह सकते हो कि इनके दरमियान भी सबस्ट्रेट के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता। एंजाइम भी अटैच होता है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट भी अटैच हो रहा होता है और ये इनहिबिटर्स भी अटैच हो जाते हैं। लेकिन द बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर्स इफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल जैसे आपने नॉन कंपेटिटिव में बात की थी, बिल्कुल वही बात हम यहाँ भी करते हैं कि जब इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा तो वो जो है वो सबस्ट्रेट की एक्टिव साइड के ऊपर बाइंडिंग को इफेक्ट करेगा। उसके बाद although it's possible for the mixed type inhibitors to bind in the active site, this type of inhibition generally result from an allosteric effect। अच्छा बच्चे, इसमें वो कहता है कि जो मिक्स्ड होते हैं ना, उनमें बेसिकली ये होता है कि वो वैसे नॉर्मली एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं करते, लेकिन उनके पास ये पोटेंशियल होता है, ये एफिनिटी होती है कि वो जब चाहें वो एक्टिव साइट को भी कवर कर सकते हैं, वो एक्टिव साइट के ऊपर भी अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वो कहता है कि एलोस्टेरिक इफेक्ट वो बनाता है या फिर एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं। एलोस्टेरिक साइट ये एक्टिव साइट के अलावा कोई भी वो पॉइंट किसी भी एंजाइम के स्ट्रक्चर के ऊपर जहाँ पर नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर या फिर ये जो मिक्स्ड इनहिबिटर्स होते हैं ना, वो अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये आप ऊपर वाली डायग्राम दोबारा से देखें तो जो डायग्राम बी है, इसमें जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट के अलावा किसी पॉइंट पर अटैच हुआ है। यू कैन से दैट साइट एज अ एलोस्टेरिक साइट। ये वो साइट है जहाँ पर इनहिबिटर्स एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम के ऊपर कहीं भी अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये एल्डोस्टेरिक इफेक्ट होता है, सॉरी ये एलोस्टेरिक इफेक्ट होता है। तो ये जो मिक्स इनहिबिटर्स होते हैं ये एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर भी अटैच हो सकते हैं, जब इनका दिल चाहे ये एक्टिव साइट के अलावा एलोस्टेरिक साइट पर कहीं भी जो है वो अटैच होते हैं। तो जब ये एक अपनी एलोस्टेरिक साइट के ऊपर अटैच होते हैं तो ये जो ओवरऑल टर्शियरी कन्फर्मेशन होती है ना, जो ओवरऑल टर्शियरी कन्फर्मेशन होती है एंजाइम की, उसको ख़राब कर देते हैं। टर्शियरी कन्फर्मेशन का मतलब बच्चे आप कह सकते हो कि एंजाइम का वो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, एंजाइम्स और प्रोटीन्स इन नेचर ना, तो एंजाइम्स का जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होना मतलब कि प्रोटीन्स का जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ये उसको ख़राब कर सकता है, जिसकी वजह से इसकी एक्टिव साइट में चेंज आएगा और ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट इज़ द इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो होते हैं, बिल्कुल आप रिवर्सिबल के ऑपोजिट जाएं। जैसे आपको पता है कि इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन वो होता है जो रिवर्स नहीं हो सकता, जो वापस नहीं आ सकता। ठीक हो गया। देखिए इसमें कहता है जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, लेकिन प्रोडक्ट की ब्रेक डाउन होकर वो कभी भी दोबारा से अपने रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं हो सकता। ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम रिवर्सिबल इनहिबिटर कहते हैं। इन द सेम वे इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो होते हैं ये वो इनहिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं लेकिन दोबारा उतरते नहीं हैं, क्योंकि ये एंजाइम के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड या फिर किसी भी और सॉर्ट ऑफ जो है वो केमिकल यूनियन वो बनाकर एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं। यूजली कहता है कि जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं दे covalently modify an enzyme and inhibition can therefore not be reversed। inhibition रिवर्स नहीं होती क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना आसान नहीं होता। इफ़ यू वाना ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड यू नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफन कंटेन रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे कि नाइट्रोजन मस्टर्ड होती है, एल्डिहाइड्स होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। कहते हैं इनके पास ये ग्रुप्स होते हैं जिनकी वजह से जो है ये कोवेलेंटली अटैच हो जाते हैं जाकर एंजाइम्स के साथ। तो कहते हैं इनके जो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप्स होते हैं और रिएक्ट करते हैं विद द अमीनो एसिड साइड चेन टू फॉर्म द कोवेलेंट अडक्ट्स। कोवेलेंट अडक्ट आप कह सकते हो कि ये एक कंपाउंड होता है जिसमें जो आप कह सकते हो ये ऐसा एंजाइम है जिसके ऊपर इसका इनहिबिटर कोवेलेंटली अटैच होता है। तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, केमिस्ट्री की अगर आप टर्म में देखें तो इसमें वो कहता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये अमीनो एसिड की जो साइड चेन होती है उसके ऊपर जो अमीनो एसिड चेन होती है किसी भी अमीनो एसिड की, उसके ऊपर ये इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली बच्चे आपको पता है कि वही बात है यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि एंजाइम्स और प्रोटीन्स इन नेचर, और प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बनती हैं, अमीनो एसिड के पास अमीनो ग्रुप होता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये बेसिकली जाकर उस न्यूक्लियोफाइल के साथ उस अमीनो एसिड की जो अमीनो चेन है उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं। इरिवर्सिबल इनहिबिशन जो होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम इरिवर्सिबल एंजाइम इनएक्टिवेशन। उसके बाद कहता है कि आप जो एंजाइम्स होते हैं वो दोबारा से ये एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो सकते एक बार जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर के साथ बाइंड कर जाएं। तो इस डायग्राम में देखें ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, साथ में एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर है जो कि एक अटैच हो गया है बाय द कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब इस जगह पर सबस्ट्रेट जो है वो अटैच नहीं हो सकेंगे। सबस्ट्रेट अटैच नहीं होंगे तो आपको पता है जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच ना हो वहाँ पर क्या होता है, फिर रिएक्शन जो है वो अपने नॉर्मल रेट पर नहीं होता।
ओके, उसके बाद कहते हैं ये जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं, इसमें अब ये चीज़ है कि ये जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं दे आर वेरी स्पेशल, मतलब कि ये स्पेसिफिक होते हैं। एक एंजाइम का जो इनहिबिटर है वो कभी भी किसी दूसरे एंजाइम के ऊपर अटैच नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जो इनहिबिटर अमाइलेज का है वो कभी भी जो है वो लाइपेज के ऊपर अटैक नहीं करेगा। दे आर द वेरी स्पीशीज स्पेसिफिक, ये अपने ही एंजाइम्स के ऊपर अटैच होते हैं, ये हर किसी एंजाइम के ऊपर जो है वो आप कह लो उसको तंग नहीं करते। Irreversible inhibitors are generally specific for the one class of the enzyme and they do not inactivate all the protein. They do not function by destroying the protein structure but by specifically altering the active site of their target। कहता है इसमें जो irreversible inhibitors होते हैं ये बेसिकली जो होते हैं ये टर्शरी स्ट्रक्चर को ख़राब नहीं करते, टर्शरी स्ट्रक्चर को ख़राब करते हैं मिक्स इनहिबिटर्स या फिर जो रिवर्सिबल होते हैं। ये प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को ख़राब नहीं करते बल्कि ये सिंपली उसकी एक्टिव साइट को ऑल्टरनेट कर देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं, उसको ऑल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो जाकर उस एक्टिव साइट के ऊपर अटैच नहीं होता। तो उसमें वो जो है वो सिंपली आप कह लो कि जब सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल कहते हैं जैसे होती हैं पीएच हो गया, टेम्परेचर जो हो गया, ये वो फैक्टर्स हैं जब वो डीनेचुरेशन करते हैं तो वो हर किसी एंजाइम को प्रॉपरली और जो है इक्वली इफेक्ट कर रहे होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमने टेम्परेचर की बात की, हमने पीएच की बात की अपने लास्ट लेक्चर में, हमने कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट और एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन, चले वो तो एक अलग बात है, हम पीएच और टेम्परेचर को ही डिस्कस करते हैं। कहते हैं अगर आप पीएच बढ़ा दें या टेम्परेचर बढ़ा दें तो उससे एक ग्रुप में जितने भी एंजाइम्स होंगे ना वो तमाम के तमाम डीनेचर हो जाएंगे, उन तमाम की तमाम का जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है वो ख़राब हो जाएगा। ये एक नॉन स्पेसिफिक इफेक्ट है, मतलब ये नहीं कि स्पेसिफिकली एक एंजाइम बल्कि तमाम एंजाइम। लेकिन कहता है कि ये जो है ना इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स का इफेक्ट, इसमें ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ग्रुप ऑफ एंजाइम है और वहाँ पर आप एक किस्म के इनहिबिटर डाल रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही किस्म के एंजाइम को इफेक्ट करेंगे। अगर वो इनहिबिटर लाइपेज की हैं तो वो सिर्फ लाइपेज के ऊपर अटैक करेंगे, अगर वो अमाइलेज की हैं तो वो सिर्फ अमाइलेज के ऊपर अटैक करेंगे, वो हर एंजाइम के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास को इफेक्ट करेंगे। सिमिलरली सम नॉन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट डिस्ट्रॉय द प्रोटीन स्ट्रक्चर। कहता है ये जो नॉन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, पीएच हो गया, टेम्परेचर, ये तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसमें वो एक और की एग्जांपल लेता है नॉन स्पेसिफिक की जो हीटिंग होती है, तो हीटिंग इन द कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल हाइड्रोलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड्स होल्डिंग द प्रोटीन्स टुगेदर रिलीजिंग द फ्री अमीनो एसिड। कहता है फॉर एग्जांपल अगर आप अमीनो एसिड को या प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन में रखते हुए इनको जो है वो हीट अप करें तो इससे ये पेप्टाइड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और जितने भी अमीनो एसिड होते हैं फ्रीली रिलीज हो जाएंगे। अब बच्चे बात ये है कि यहाँ पर हमने इनहिबिटर्स को काफ़ी डिटेल में देखा है, आपने इनको जो है वो इस लेक्चर को आपने ज़रूर सुनना है, बिल्कुल जो है वो ध्यान से सुनना है, लेकिन आपने इसको अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रट्टा मार के याद नहीं करना। ये इसमें जनरल आप जस्ट डेफिनेशन कर लें, साथ में एक एग्जांपल कर लें, डेफिनेशन के साथ अगर आप इसकी एक जो है वो डायग्राम बना सकते हैं खुद से, जैसे कि 2-4 मैंने बनाकर दिखाई हैं, बेसिकली यही डायग्राम्स हैं, सब में ऐसी ही हैं, थोड़ी बहुत ऑल्टर होंगी, तो ऐसे आप कर लें एक एक चीज़ को इस तरह से। या इन लेक्चर्स में और एक हमने जो लास्ट वाला का लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने आपको कहा था कि आपने जो है वो कुछ एडिशनल चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड की हैं, बिल्कुल इस तरह यहाँ पर भी मैंने जो इनहिबिटर्स हैं वो बहुत डिटेल में ऐड किए हैं। मकसद सिर्फ ये है बच्चे कि आपको इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जो है वो मिल जाए। आई होप मैं अपनी इस एफ़र्ट में कामयाब हो भी रही होंगी। तो आपने इसको बच्चे याद नहीं करना, पैनिक नहीं होना ज़्यादा, इसमें जो है वो रट्टा नहीं लगाना, इसको सिर्फ इनको समझ लें। और ये ऐसा नहीं होगा कि मैं आपके पेपर में आपसे क्वेश्चन करूँगी कि आप जो है वो मुझे इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स का बताएं कि ये क्यों इफेक्ट नहीं करते, ऐसा नहीं होगा आपके मिड के, जिसमें मिड के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज एज़ यू नो इट्स योर ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो इसमें बेशक आप इनको जो है वो तैयार ना करें। उसके बाद हम बात करते हैं एंजाइम एप्लीकेशंस की। एंजाइम एप्लीकेशंस के ये जो एंजाइम्स हैं ये हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे यूज़ हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, तो एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि आप समझ चुके हैं और आपको पता भी है। इसके अलावा भी हम इसको जो है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, हम फूड मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट टेक्निकल एप्लीकेशंस में इनको यूज़ कर रहे होते हैं, हम अपनी बेकरी में इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट कुछ एप्लीकेशंस हैं एंजाइम की, बहुत सिंपल सी हैं, इनको एक बार ज़रूर आपने रीड करना है और सुन लेना है, इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएंगी। तो वो कहते हैं कि जो ये जो एंजाइम होते हैं हमारे पास बहुत सारे इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हेल्प होते हैं। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। उसके बाद वो कहता है कि जो एंजाइम्स होते हैं
उन्होंने जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं ऑलमोस्ट 400 जो है ना वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स उन्होंने जो है वो इम्प्रूव कर दिया है। उसके बाद कहते हैं ये फूड में यूज़ होते हैं, बेवरेजेस प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं, टेक्सटाइल में यूज़ होते हैं, हाउस होल्ड क्लीनिंग में यूज़ होते हैं, फ्यूल में यूज़ होते हैं, जो कि आप कार और एनर्जी जनरेशन के लिए फ्यूल यूज़ कर रहे होते हैं। इन तमाम की प्रोडक्शन में एंजाइम्स जो है वो यूज़ होते हैं। साथ साथ में जो फूड इंडस्ट्री होती है जैसे कि रॉ मटेरियल्स के लिए, मतलब इसमें ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी इनपुट चाहिए, उसको डिक्रीज़ करवा देते हैं ये एंजाइम। तो कम और रॉ मटेरियल में कम एनर्जी की मौजूदगी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है ये यूज़ होते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि डेयरी में, बेकरी प्रोडक्ट्स में, मीट प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्ट्स में, बियर में, वाइन में, हर चीज़ में एंजाइम्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेक्निकल एप्लीकेशंस हो गया जैसे कि पेपर रिसाइकलिंग में, और उसके बाद कहते हैं कि पेपर के ऊपर से इंक रिमूव करने में, लॉन्ड्रीज़ में, और डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स जो होते हैं, ये जो आप बर्तन धोने के लिए साबुन वगैरह लेकर आते हैं, ये तमाम चीज़ें। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग होती है, फैब्रिक फिनिशिंग। तो ये तमाम चीज़ जो होती है इन तमाम एप्लीकेशंस में एंजाइम्स का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एक्सनल प्रोडक्शन में भी कहता है कि स्टार्च की ब्रेक डाउन करने के लिए सेलुलोज को भी जो है वो शुगर में इनकी फर्मेंटेशन में जो है ये यूज़ होते हैं। तो बच्चे ये बेसिकली कुछ एप्लीकेशंस थी एंजाइम्स की कि किस तरह से जो है वो आपकी लाइफ में इनका जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो उसमें अगर आपको इन लेक्चर्स में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और बच्चे इसमें जैसे जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं बिल्कुल वैसे ही आपने इसको जो है वो फॉलो करना है। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मिड टर्म।